क्लासेस में आज हम अधिकारों के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी में अधिकार की चर्चा, अधिकारों से संबंधित बहुत ज़्यादा थ्योरीज डेवलप की गई हैं जो अधिकारों को अलग अलग तरीके से परिभाषित भी करती हैं और अधिकारों की अलग अलग टाइप को अलग अलग महत्व भी देती हैं। मानव जीवन की जो पूरा संघर्ष है वो अधिकारों के लिए ही रहा है। जितनी भी इतिहास में रिवॉल्यूशंस हुई हैं, क्रांति हुई हैं, वो सभी किसी न किसी अधिकार के लिए ही थी। चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अमेरिकन क्रांति हो, चाहे हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई हो, तो कोई न कोई या तो हम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है या हमने समानता पाने के लिए लड़ाई लड़ी है या फिर कोई भेदभाव मिटाने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो जितनी भी लड़ाइयाँ रही हैं वो सभी अधिकारों के लिए रही हैं। और अधिकारों का जो चर्चा होती है, जो संबंध होती है, वो व्यक्ति और इंडिविजुअल्स के बीच में जब से राज्य की उत्पत्ति हुई है, राज्य ने सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश की है और इंडिविजुअल ने अपने आप के लिए ज़्यादा अधिकार पाने का प्रयास किया है। तो आज जो भी संघर्ष आंदोलन होते हैं वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी अधिकार से जुड़े हुए हैं। तो अधिकारों के बारे में आज की जो क्लास में हम सिर्फ इसके मीनिंग्स और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसकी जो अलग अलग थ्योरीज जो डेवलप हुई हैं या राइट्स डेवलप कैसे हुए हैं, अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन्स की बात की जाती है, वो उसको हम अलग क्लास में देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि राइट्स का अर्थ क्या है और राइट्स के टाइप्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन हम यहाँ मुख्य रूप से 3 डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। बोसांके, लास्की और टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन। इनकी डेफिनेशन से हमने मेन जो बातें हैं वो राइट्स की वो क्लियर हो जाती है। क्योंकि जो भी डेफिनेशंस होती है राइट्स के या किसी और से संबंधित, तो किसी न किसी एक एस्पेक्ट को क्लियर करती है। कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन सोशल साइंसेज में से नहीं बनती जो सभी को एक्सेप्टेबल हो या सभी उससे बाहर कुछ भी ना माने, लेकिन कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं, जो ज़्यादातर एक्सेप्टेबल होती हैं, जिसमें एक बोसांके की डेफिनेशन है। बोसांके अधिकार को डिफाइन करते हुए क्या कहता है कि राइट इज ए क्लेम। 3 चीज़ें इसमें देखो समझने की हैं, जो फोकस करने की हैं। पहले तो राइट को उसने क्लेम माना है, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, दूसरी बात ये है, और तीसरा इन्फोर्स्ड बाय स्टेट। राइट एक क्लेम है, इसको सभी विद्वान इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लेम है, हम दावा करते हैं, लेकिन कितने दावों को अधिकार के रूप में परिवर्तित किया जाता है ये अलग बात है। वो दावे की मजबूती या दावे की रिकॉग्निशन देखी जाती है, इसको कितनी मान्यता समाज द्वारा मिलती है और उनको राज्य लागू करता है या नहीं करता है। जैसे ए राइट इज ए क्लेम, यानी कि एक दावा है। यदि जैसे कि एक एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इस पद पर या मुझे यहाँ पर, जैसे कि मान ले कि कोई कास्ट, जैसे मान लो कि हरियाणा में जाट कास्ट क्लेम करते हैं कि उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या फिर राजस्थान में भी जाट क्लेम करते हैं या यूपी में गुजर क्लेम करते हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये तो एक क्लेम हो गया, एक दावा हो गया। लेकिन अधिकार कब बनेगा? वो अधिकार जब बनेगा जब सोसाइटी उसको मान्यता देगी, सोसाइटी में भी सभी वर्ग उसको एक्सेप्ट करेंगे, हाँ भाई ये ठीक है, ये एलिजिबल है या इनको डिजर्व करते, इनको मिलना चाहिए। सिर्फ उससे भी बात नहीं बनेगी सोसाइटी के, तब भी एक क्लेम ही रहेगा। वो सोसाइटी के मान्यता देने के बाद भी वो अधिकार कब बनेगा? जब उसको राज्य लागू करेगा। राज्य लागू कैसे करेगा? जब राज्य कोई कानून बनाकर उसको लागू करेगा और उसको या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लागू करेगा, जब वो अधिकार बनेगा। तो बोसांके ने तीनों बातें इसमें क्लियर की हैं जो बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट्स हैं अधिकार के,
कि राइट्स एक क्लेम, एक दावा है जिसको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होगी और राज्य जिसको प्रोटेक्ट करेगा, इन्फोर्स करेगा, उसको लागू करेगा, तभी कोई दावा अधिकार के रूप में परिवर्तित होगा। तो ये 3 बातें बोसांख्य की डेफिनेशन में आ गई। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल डेफिनेशन बोसांख्य के अधिकारों को लेकर हेरल्ड लॉस्की ने भी डिफाइन किया है। उसने एक और एस्पेक्ट को भी महत्वपूर्ण बताया, और जो महत्वपूर्ण जो उसने बताया है वो क्या है कि राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ। उसने कंडीशंस बताया है कि वो सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति जो है वो अपने आप का बेस्ट, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी का या अपना जो बेस्ट उसका है उसको अचीव नहीं कर सकता जब तक वो कंडीशन उसको उपलब्ध नहीं होंगे। और वो कंडीशंस किस रूप में उपलब्ध होती है? और राइट्स के रूप में ही उसको उपलब्ध होती है। उसको स्वतंत्रता, समानता के अधिकार मिलते हैं, न्याय का अधिकार मिलता है, या इसके लिए उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो उपलब्ध होनी चाहिए, जो इसेंशियल है, उसको मिलनी चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण बात और जो लॉस्की की डेफिनेशन में आती है, वो कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ मानता है कि वो सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियाँ हैं जिसको व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास या अपना जो बेस्ट है, श्रेष्ठतम है, उसको अचीव नहीं कर सकता। T.H. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन ने भी एक और बात कही है जो कि राइट्स के लिए महत्वपूर्ण है। ए राइट इज ए पावर। उसने एक पावर माना, पहले एक पावर है, कुछ करने की पावर। क्लेम्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कॉमन गुड। उसने ये कहा कि उसने सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें कॉमन गुड की बात की, यानी कि समाज हित की बात की है, सर्वहित की बात की है, कि सिर्फ उन्हीं दावों को अधिकार के रूप में, दावा एक शक्ति है जो सिर्फ इसी आधार पर क्लेम किया जाता है कि उससे सर्वजन का हित होगा, समाज का हित होगा, और इसी आधार पर उसको मान्यता भी दी जाती है। अब ये बात तो बोसांख्य की डेफिनेशंस में भी आ गई थी कि समाज उसको मान्यता देता है, राज्य उसको इन्फोर्स करता है, लेकिन उसने ये कहा कि उसका आधार क्या होता है मान्यता देने का या क्लेम करने का। उसने इसके दोनों के लिए आधार बताया, सामान्य हित यानी कि सर्वजन का हित जिसमें होगा, या समाज का हित जिसमें होगा, व्यक्तियों का हित जिसमें होगा, उसी आधार पर मान्यता दी जाती है। तो ये 3 डेफिनेशंस राइट्स को लेकर महत्वपूर्ण है। अब डेफिनेशंस को समझने के बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। सबसे इसेंशियल एलिमेंट एक क्लेम है, और सोशल क्लेम है। इसको क्लेम, सोशल क्लेम करने का अर्थ है एक तो सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, दूसरा इसका ये भी भाव निकलता है कि देयर आर नो राइट्स प्रायर टू सोसाइटी। सोसाइटी से पहले कोई भी राइट्स नहीं थे जो मिले। स्टेट से प्रायर हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं कि राज्य से पहले, जैसे नेचुरल राइट्स की बात हम करेंगे, प्राकृतिक अधिकार जो कि हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने जो बात की थी, खासकर जॉन लॉक ने जो बात की थी कि नेचुरल राइट्स हैं, दोज राइट्स आर प्रायर टू स्टेट। लेकिन सोसाइटी से पहले हम किसी अधिकार की बात नहीं कर सकते। सोसाइटी के कंटेक्स्ट में ही अधिकारों की डिमांड की जाती है, जो सोसाइटी से पहले नहीं हो सकते, सोसाइटी से ऊपर नहीं हो सकते, और सोसाइटी के खिलाफ भी नहीं हो सकते, जो हमने T.H. ग्रीन की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि कॉमन गुड, यानी कि समाज के हित में ही उनको मान्यता दी जाती है। तो एक ये इसेंशियल पॉइंट है कि अधिकार जो है राज्य से परे नहीं है, राज्य से अगेंस्ट नहीं है, राज्य से पहले नहीं है। दूसरा है कि अधिकारों की जो मांग की जाती है, अधिकारों की जो डिमांड है उसके लिए या क्यों की जाती है, क्यों ज़रूरी है अधिकार, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कि व्यक्ति को जब तक स्वतंत्रता नहीं मिले, जब तक व्यक्ति अपनी पसंद का काम नहीं कर सकता, जब तक समाज में उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब तक समाज में जस्टिस नहीं होगा, तो ये सब क्या है, ये सब राइट्स की ही फॉर्म्स है। तो ये कहता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है, और उसी को नहीं कर पाएगा यदि उसको अधिकार नहीं मिलेंगे। तो इसी आधार पर अधिकारों की मांग, जो
लॉस्की की डेफिनेशंस में भी इसी भाव को देखा जाता है कि पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं, विच मीन्स द राइट्स बिलोंग टू द इंडिविजुअल्स, दे आर एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट विच हेल्प प्रमोट वंस पर्सनैलिटी, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, उनको अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। स्टेट्स और हमने देख लिया कि इन्फोर्स बाय द लॉ, जब राज्य इनको कोई लॉ बनाकर इनको इम्प्लीमेंट करता है तभी ये कानून बनते हैं। ए स्टेट इज़ नोन बाय द राइट्स, ये लॉस्की की स्टेटमेंट है, एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि कोई भी राज्य जैसे कि असल में लॉस्की के एक विवाद सोनिटी को लेकर भी चला था, जिसका मोनिस्टिक व्यू जो नोस्टी ने दिया था और प्लूरिस्ट व्यू जो था बहुलवादी विचार जो दिया था, वो कई विचारकों ने दिया था, इसमें हेरल्ड लॉस्की भी थे। तो मोनिस्टिक व्यू ये कहते हैं कि स्टेट की पहचान इस आधार पर है उसके पास सोनिटी है और उसके पास सुप्रीम पावर है, लेकिन लॉस्की ये कहता है कि किसी स्टेट की पहचान इसी से है कि उसने कितने राइट्स को मेंटेन किया है, उसने अपने सिटीजन्स को व्यक्तियों को कितने अधिकार दिए, इसी आधार पर राज्य की पहचान होती है। एक ड्यूटी जुड़ी होती है कि कोई भी राइट्स, यदि एक व्यक्ति का राइट्स, यदि मेरा राइट्स है कि मैं कहीं घूम फिर सकता हूँ, तो दूसरे की ये ड्यूटी है कि मुझे कहीं घूमने फिरने से ना रोके। तो एक व्यक्ति के राइट्स हमेशा दूसरे की ड्यूटीज होती हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाज में ही राइट्स की डिमांड की जाती है और किसी दूसरे व्यक्ति से या स्टेट से डिमांड की जाती है। और डिमांड करने का मतलब ये होता है कि दूसरे व्यक्ति की फिर कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं हमें अपने अधिकारों को एंजॉय करने में, और हमारी भी ड्यूटी बनती है कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को हम बाधित ना करें, कोई डिफ़िकल्टी उनके लिए पैदा ना करें। अब राइट्स और क्लेम में थोड़ा सा डिफरेंस और देख लेते हैं कि राइट्स क्लेम है, ये तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन एवरी क्लेम इज़ नॉट राइट, ये हम क्लियर कर चुके। हर एक अधिकार, हर एक दावा, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि कोई रिजर्वेशन को लेकर कि दावा है, लेकिन जब तक उसको अधिकार में उसमें फ़र्क है, क्योंकि उसमें जब तक समाज मान्यता है राज्य लागू नहीं करता, जब तक अधिकार नहीं माने जाते। क्लेम्स विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, जो सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होते, वो केवल दावे, खोखले दावे रहते हैं और पावरलेस क्लेम रहते हैं कि जब तक उनको राज्य लागू ही नहीं करेगा तो वो दावे लागू नहीं होंगे, वो उनको अधिकारों की श्रेणी में नहीं मिलेंगे। द क्लेम राइट्स जब बनते हैं व्हेन दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, दे बिकम राइट्स व्हेन दे आर मेंटेन्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय स्टेट। जब तक राज्य उनको इन्फोर्स नहीं करेगा या राज्य उनको गारंटी नहीं देगा, गारंटी देने का अर्थ ये होता है यदि दूसरा कोई उल्लंघन करे तो उसको सज़ा दे, और सज़ा देने की शक्ति ये राज्य के पास ही होती है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा तो दूसरा व्यक्ति आपके अधिकारों का उल्लंघन करता रहेगा, आप अधिकारों को एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। तो ये डिफरेंस है। एक राइट्स और प्रिविलेजेस में भी डिफरेंस होता है। राइट्स आर क्लेम ऑन अदर्स एज आर अदर्स क्लेम ऑन अस, हम दूसरे पर कोई क्लेम करते तो दूसरा भी हमारे ऊपर क्लेम करेगा। तो एक रेसिप्रोकल सिस्टम होता है, कुछ देना है तो कुछ लेना है, यदि हम दूसरे को दे रहे हैं तो दूसरे से ले रहे हैं। तो ये आपस में जब अधिकारों की बात होती है तो इसी तरह से होता है कि दूसरे के ऊपर दावा तो दूसरा भी हमारे ऊपर दावा करता है। लेकिन प्रिविलेजेस जो होती हैं वो कुछ व्यक्तियों को दी जाती हैं और कुछ को डिनाई की जाती है, सभी को बराबर नहीं दी जाती। प्रिविलेजेस के कुछ उदाहरण देखें, एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशंस में भी पढ़ते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट चलती है तो पार्लियामेंटेरियन को यानी कि सांसदों को कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं। तो प्रिविलेज यानी कि उनको अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं, वो दूसरों को नहीं दी गई, वो सिर्फ उनको दी गई हैं। या और भी किसी ड्यूटी से कुछ प्रिविलेजेस जुड़ी होती है, जैसे राष्ट्रपति को कुछ प्रिविलेजेस मिल सकती हैं पद के आधार पर, तो कुछ प्रिविलेजेस दी जा सकते हो, ये दूसरा ये दावा नहीं कर सकता कि ये उसको भी दी जाएंगी। राइट्स आर अश्योर्ड टू ऑल, सभी को अश्योर किए जाते हैं, लेकिन प्रिविलेजेस आर पोसेस्ड बाय वी, प्रिविलेज केवल कुछ विशेष
व्यक्तियों को, हालांकि वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में लॉजिक देखा जाता है, ज़रूर देखी जाती है, रेशनलिटी देखी जाती है। ये नहीं है कि ये कुलीन वर्ग का, इसको जैसे पुराने समय पर राजा महाराजा होते तो उसके राज परिवार के लोगों को कुछ विशेष प्रिविलेजेस मिलती थी, उनको सज़ा में भी छूट मिलती थी, उनको और बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। वो नहीं है। आज डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रिविलेजेस भी मिलती, लेकिन वो रेशनलिटी के आधार पर दी जाती हैं। उनको आवश्यक माना जाता है सोसाइटी को या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। राइट्स आर ऑब्टेन एज ए मैटर ऑफ राइट, ये तो है कि मैटर ऑफ राइट है। प्रिविलेज एज ए मैटर ऑफ पैट्रोनेज, पैट्रोनेज यानी कि कोई दूसरा उसको संरक्षण देता है, किसी को विशेष संरक्षण दी जाती है, विशेष सुविधा दी जाती है, तो उसी को प्रिविलेजेस मिलती है। राइट्स तो हमने पढ़ लिया कि राइट्स किस आधार पर मिलते हैं। अब ये अर्थ समझने के बाद कुछ फीचर्स आती हैं, उस फीचर से भी राइट्स का अर्थ जो है, मीनिंग जो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। हालांकि ज़्यादातर बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट्स एग्जिस्ट ओनली इन सोसाइटी, ये क्लियर हो चुका है। राइट्स आर क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल्स के दावे हैं जो रेशनलिटी के आधार पर डिमांड की जाती है। राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, समाज उनको मान्यता देता है। प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय स्टेट, राज्य उनको इन्फोर्स करता है, प्रोटेक्ट करता है। राइट्स आर रेशनल एंड मोरल, ये बार बार मैंने कहा कि रेशनल यानी कि तार्किक, लॉजिक होना चाहिए। आपको ये बात अपनी प्रूव करनी पड़ेगी लॉजिकली कि आपके दावे क्यों राइट्स बनने चाहिए या क्यों आपको ये राइट्स दिए गए हैं, दिए जाने चाहिए। तो रेशनल होते हैं, नैतिकता आधार पर भी, मोरलिटी के आधार पर भी देखे जाते हैं, क्योंकि हर एक समाज के कुछ नॉर्म्स, वैल्यूज होते हैं, कुछ नैतिक मूल्य होते हैं जिनका भी समाज में अपना महत्व होता है। भले ही उनको कानून के द्वारा इम्प्लीमेंट ना किया जाए, लेकिन एक सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे बड़ों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, या गरीब व्यक्तियों की मदद करना, या बीमार व्यक्तियों को सहारा देना, तो ये सब नैतिक मूल्य होते हैं। ये नैतिक आधार, इनके आधार पर नैतिक ड्यूटीज़ भी बनती हैं, और हमारी ड्यूटीज़ हैं तो दूसरे व्यक्ति के वही नैतिक अधिकार भी बन जाते हैं। भले ही इनको, समाज को तो मान्यता मिली होती है, भले इनको राज्य मान्यता ना दे, लेकिन ये मॉरल राइट्स की श्रेणी में आते हैं। कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट द सोसाइटी और सोशल गुड, ये हमने कर लिया कि किसी भी ऐसे दावे को अधिकार नहीं बनाया जा सकता, कोई अधिकार नहीं होता जो कि समाज के विरुद्ध हो। जैसे हम किसी को अपराध करने का अधिकार नहीं दे सकते, किसी को हम चोरी करने का अधिकार नहीं दे सकते। राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल पीपल, राइट्स जो हैं सभी व्यक्ति को बराबर प्राप्त होने चाहिए। डायनामिक कैरेक्टर ऑफ राइट्स, ये है कि चेंजेस होते रहते हैं राइट्स में, जैसे कि जैसे जैसे डिमांड्स होती रहती है। शुरुआत जो हुई थी, जब हम अधिकारों की डेवलपमेंट देखेंगे तो उसमें देखें कि मैग्ना कार्टा का सबसे पुराना एग्जाम्पल मिलता है, जहाँ कुछ अधिकार जो हैं राइट्स जो हो सिटीजन्स को दिए गए थे। फिर हम बिल ऑफ राइट्स देखते हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए। फिर अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स पास किए गए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों को अधिकार दिए गए। तो पहले शुरुआत हुई थी सिविल राइट्स की डिमांड्स को लेकर कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर डिमांड्स हुई पॉलिटिकल राइट्स की कि हमें राजनीतिक अधिकार, वोट डालने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का हमें अधिकार मिलना चाहिए। तो ये उसके बाद फिर जब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पॉपुलर हुई तो उसमें फिर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात करने की बात हुई कि उन्होंने कहा जब तक सोसाइटी में उनको बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं होंगी, जब तक सिविल और पॉलिटिकल राइट्स उनके लिए मीनिंगलेस होंगे, उनका कोई महत्व उनके लिए नहीं होगा। अब जो सोसाइटी और ज़्यादा इसको पोस्ट मॉडर्निज्म का भी नाम दिया जाता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि अब जैसे गे राइट्स है, लेस्बियन राइट्स अपनी मांगते हैं कि समलैंगिक विवाह को अधिकार के रूप में डिमांड की जाती है, इन्वायरमेंट राइट्स की बात की जाती है, या कल्चरल राइट्स की बात की जाती है। तो अलग अलग राइट्स की बात अब ये इस तरह जैसे जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स बदलते हैं वैसे वैसे अलग अलग राइट्स की डिमांड्स भी बढ़ती जाती हैं।
जैसे कुछ राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नए जुड़े हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण है राइट टू एजुकेशन है, पहले राइट्स नहीं था। राइट आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो ये राइट्स जैसे जैसे सोसाइटी की नई नई डिमांड्स, नया नया डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे राइट्स भी अपना रूप बदलते रहते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं डायनामिक कैरेक्टर ऑफ राइट्स। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, कोई भी राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होता। हर एक राइट्स पर लिमिटेशन होते हैं। जैसे आपको यदि बोलने की आज़ादी दी गई है तो ये नहीं आप किसी को गाली गलौज करने लग जाओगे। आपको यदि घूमने फिरने की आज़ादी नहीं, ये है नहीं, आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाओगे। तो हर एक राइट्स पर सोशल हित को देखकर, दूसरे व्यक्ति के हित को देखकर हमेशा लिमिटेशन लगाई जाती है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे कोई भी राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं है, हर एक राइट्स पर लिमिटेशन लगाई गई है। सोशल वेलफेयर के लिए उसको लिमिट किया जा सकता है, या फिर देश की सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी के लिए उसको लिमिट उस पर लिमिटेशन लगाई जा सकती है। तो कोई भी राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होता, हमेशा राइट्स के साथ कुछ बंधन जरूर होते हैं। राइट्स आर इनसेपरेबली रिलेटेड टू ड्यूटीज़, ये पहले ही बता दिया कि राइट्स जो है वो ड्यूटी से जुड़े हुए होते। बिना, अगर दूसरा व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगा तो पहला व्यक्ति अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता। कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ, ये हेरल्ड लॉस्की में हम पढ़ चुके हैं कि ये सोशल लाइफ की वो कंडीशन है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स देख लेते हैं। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है। नेगेटिव राइट्स, पॉजिटिव राइट्स। नेगेटिव राइट्स का मतलब होता है कि जब कुछ बंधन हटा लिए जाते हैं, वो उनको अपनी कैपेसिटी अपने ऊपर छोड़ दी जाती है। इस पे कैपेसिटी हो, जो कैपेबल हो उनको एंजॉय कर सकता है, बाकी हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं होते, हमने कानूनी रूप से दे दिए जाते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स की कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव राइट्स की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि हमने स्वतंत्रता दे दी, कि हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है। कोई कानून ऐसा नहीं होगा जो आपको आने जाने से रोकेगा, आपको अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने से कोई नहीं रोकेगा, आपको कहीं रेजिडेंस बनाने से पूरे देश में कहीं कोई नहीं रोकेगा। आपके साथ सरकार जो है इक्वल बिहेव करेगी, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो ये सरकार ने सिर्फ एक किस्म से अपने प्रतिबंध हटा लिए कि हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, तो वो नेगेटिव। पॉजिटिव राइट्स जो होंगे इसमें यानी कि आपने किसी को घूमने फिरने की आज़ादी दे रखी है, लेकिन एक व्यक्ति बहुत गरीब है तो वो घूम फिरने के लिए कहीं दूर जा ही नहीं सकता, या कहीं पर साधन उपलब्ध ही नहीं है जाने के। तो एक व्यक्ति को मान लो कि तीर्थ यात्रा पर जाने की स्वतंत्रता जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव राइट्स जब माना जाएगा जब आप उसको इस एलिजिबल भी बनाओगे इसके लिए कि वो उस लिबर्टी को जो आपने कानूनी रूप में उसको दी है उसको एंजॉय कर सके। यदि वो नहीं कर सकता तो फिर उसको नेगेटिव राइट्स ही रहेगा, पॉजिटिव राइट्स वो नहीं रहेगा। तो पॉजिटिव राइट्स यानी कि सरकार की तरफ से कुछ उसको कंडीशंस उपलब्ध करवाए जाए, कुछ उसको एलिजिबल, कुछ को कैपेबल बनाया जाए, तो वो पॉजिटिव राइट होंगे। और ये नेगेटिव राइट्स हैं। एक किस्म से जो हमारे डीपीएस है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, वो एक किस्म का कैरेक्टर पॉजिटिव है, क्योंकि वो सरकार को कहते हैं कि आपको वेलफेयर के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए ये करना है, या फिर ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए ये करना है, तो वो करती है। तो उन अधिकारों को एंजॉय करने में जो मदद करती है वो पॉजिटिव राइट्स की श्रेणी में आते हैं। स्पेसिफिक राइट्स, जनरल राइट्स। स्पेसिफिक राइट्स किसी पोस्ट से जुड़े हो, जैसे कुछ अधिकार राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, वो हमें आपको प्राप्त नहीं है। कुछ अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को प्राप्त है। तो वो जो अधिकार जो किसी स्पेसिफिक पद से जुड़े हुए हैं, कोई स्पेसिफिक पोस्ट के साथ कोई अधिकार जुड़े हुए हैं, जैसे समाज में भी कुछ अधिकार हमारे जो कानूनी अधिकारों की श्रेणी में नहीं आते, कुछ अधिकार पिता को हैं, क्योंकि पिता होने के नाते उसको प्राप्त है अपने पुत्र के लिए। तो वो अधिकार जो किसी सरकारी कर्मचारी को, कोई सरकारी ऑफिसर है, कोई कॉलेज में प्रिंसिपल है, कोई स्कूल में टीचर है, उसको अधिकार कुछ दिए जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो स्पेसिफिक उस पद के लिए, और वहीं तक सीमित रहते हैं। वो
उस पद का काम नहीं कर रहा होगा उस टाइम पर वो नहीं होंगे। जनरल अधिकार, जनरल राइट्स जो है वो सामान्य अधिकार है जो जिन अधिकारों की हम चर्चा करते हैं। एक विभाजन किया जाता है कि सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। सिविल राइट्स यानी कि घूमने फिरने की, बोलने की, आने जाने की, कहीं रहने की आज़ादी मिलती है, तो ये सिविल राइट्स में। पॉलिटिकल राइट्स में सीधा है कि जो वोट डालने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, या अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। तो ये सारे जो अधिकार हैं जो राजनीति से जुड़े, जो एक किस्म से सत्ता प्राप्त करने से या सरकार से संबंधित जो हमारे अधिकार है, सरकार को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, तो ये कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट प्राप्त करने का अधिकार है, तो ये सब पॉलिटिकल राइट्स हैं। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जो हैं ये हमें इक्वलिटी देते हैं समाज में, हमारी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, या हमें कोई भी रोज़गार पाने का अधिकार है, संपत्ति हमारे पास, हमारी बेसिक नीड्स पूरा करने का अधिकार है, समाज में हमें इक्वल स्टेटस मिले इसका हमें अधिकार होना चाहिए, समाज में हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हमारी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। तो जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए जो राइट्स हमें दिए जाते हैं, जिनके मुख्य फोकस जो है वो मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो इस पर मुख्य फोकस करती है, और जो लिबरल आइडियोलॉजी है वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पर फोकस करती है। वो कहता है राइट्स यहीं तक होने चाहिए, जबकि मार्क्सिस्ट ये कहते हैं जब तक ये राइट्स नहीं होंगे, जब तक इन राइट्स का कोई महत्व नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और राइट्स अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। मोरल राइट्स, जैसे मैंने बता दिया कि माता पिता की सेवा करने की जो ड्यूटीज़ होती हैं, या फिर ईमानदारी है, दूसरे की मदद करना, गरीब व्यक्ति की, अपाहिज की मदद करना, वो ड्यूटीज़ होती है, वो अधिकार होते हैं, यानी कि जो पाने वाला होता है वो अधिकार उसको दिए जाते हैं। तो ये नैतिक अधिकार हर एक जीवन, हर एक सोसाइटी में कुछ मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, उनके अनुसार मॉरल राइट्स भी डिसाइड किए जाते हैं। लीगल राइट्स, जो कानून बना दिया, जो हमारे संविधान में जो भी अधिकार हो सब लीगल राइट्स हैं। नेचुरल राइट्स, जिनकी कल्पना ये की जाती है कि राज्य बनने से पहले, बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, जो नेचुरल राइट जो एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो मिलते थे, जिसकी बात से इसका सबसे बड़ा जो पैरोकार हो जॉन लॉक था, लॉक ने 3 अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टीज़ का जो राइट दिए थे, वो है जो नेचुरल कंडीशंस में व्यक्ति को राज्य आने से पहले भी मिलते हैं, और राज्य उनको प्रोटेक्ट करता है। हिस्टोरिकल, या जिनको हम कन्वेंशनल राइट्स बोलते हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, भाई हमारे जैसे परंपरा से चले आ रहे हैं कि ये घर के मुखिया के ये अधिकार होंगे, परंपरा से चले आ रहे हैं कि जाति का मुखिया या सरदार होगा उसके अधिकार होंगे, महिलाओं के ये अधिकार होंगे, पुरुषों के ये अधिकार होंगे। जो एक रूढ़ी परंपरा चली आ रही है उसके आधार पर जो अधिकार अपने आप डिसाइड हो चुके हैं, जैसे सोसाइटी उनको एक्सपेक्ट किया, भले ही उनको राज्य ने मान्यता ना दी हो, जैसे कि महिला और पुरुष के अधिकार हमने बांट लिए हैं, वो परंपरा से बटे हुए हैं। कई बार पहले जाति के आधार पर भी राइट्स बटे हुए थे, जो कुछ जाति प्रथा कम हो रही है तो उनका प्रभाव कम हो रहा है, तो उनको हिस्टोरिकल राइट्स की श्रेणी में रखते हैं। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की को बहुत महत्व दिया जाता है, जैसे यूएनओ में भी 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो किया गया था, कि उसमें कहा गया कि एक मनुष्य को, चाहे वो किसी देश का नागरिक है या नहीं है, चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी एथनिसिटी से वो बिलोंग करता है, उसको ये अधिकार सिर्फ इसीलिए प्राप्त है कि वो एक मानवता के रूप में, उसने एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में उसने जन्म लिया है। इसमें सारे अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी, इकोनॉमिक राइट्स भी, सिविल राइट्स भी, सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। कुछ राइट्स सिर्फ उनकी स्टेटस को देखकर, यानी कि जैसे बच्चों के लिए कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता होती है, चिल्ड्रन राइट्स की बात होती है। इसी तरह वुमेन राइट्स की बात हो, जो सिर्फ महिलाओं को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, जैसे कि मैटरनिटी लीव है, वो सिर्फ महिलाओं के लिए वो अधिकार है। इन्वायरमेंटल राइट्स, आजकल जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़्यादा होने लगा, तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट राइट्स की भी डिमांड बढ़ी है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में इन अधिकारों की डिमांड बढ़ी है कि हमें एक शुद्ध वातावरण चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सके। तो इसके लिए अब आजकल न्यायालय भी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं व्यक्ति के इन अधिकारों, इनके लिए मूवमेंट भी चलती हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। कल्चरल राइट्स है,
यानी कि इसको मल्टीकल्चरलिज्म भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति की अपनी कल्चर है और आजकल वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा हावी हो गई है पूरी दुनिया पर, तो व्यक्तियों की जो अपनी कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कोई बहुत सारी जातियों की, बहुत सारे समुदायों की अपनी कल्चर ख़त्म हो रही है। तो एक डिमांड्स ये है कि हमारी कल्चर राइट्स है, हमें अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, हमें अपनी लैंग्वेज को, अपनी राइट्स को, अपनी कस्टम्स को हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए। तो आजकल ये कि सोसाइटी में भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो कानून भी बनाए जाते हैं उनमें भी सभी कल्चर्स को अपने राइट्स, अपने कस्टम्स के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार उनको काम करने की छूट दी जाती है। तो ये कल्चरल राइट्स हैं जो एक कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए व्यक्ति डिमांड करता है। तो ये थे हमारे टाइप्स और मीनिंग ऑफ राइट्स। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि थ्योरीज ऑफ राइट्स की अलग अलग थ्योरीज कौन कौन सी हैं। धन्यवाद।